फाइनली आप लोग एक चरण पार करके CDPO की परीक्षा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई और वैसी कोई सूचना नहीं आई जिससे दिल छोटा। यदि परीक्षा आपने दिया और यदि सारा सवाल आपने कर दिया तो निश्चिंत रहिए, इस बार पूरे मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने परीक्षा को लिया है और इसका परिणाम बेहतर ही आएगा। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी के मन में सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, लेवल ऑफ टफनेस ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो मैंने काफ़ी ध्यान से इसे एनालाइज किया। पेपर का टफनेस एक लेवल से ज़्यादा है। यह एक सामान्य, देखने में लग रहा है कि यह सामान्य से थोड़ा सा हल्का ही है, लेकिन यह टफ पेपर है। टफ इन द सेंस कि इसमें स्कोर करना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप 110 115 की बात करते हैं। तो इस पेपर में 110 115 बिरले लोग ही ला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, लेकिन कम लोगों के आएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि 1,80,000 82,000 एग्जैक्टली लोगों ने फॉर्म भरा था। तो उसमें जैसा कि मैंने सेंटर पर देखा और कई लोगों से बातचीत भी की, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 50 से 60% की उपस्थिति रही या मैक्सिमम 65 तक जा सकती है। तो यह आधी उपस्थिति कही जाएगी। आधी उपस्थिति यानी कि एक्चुअल फाइटर जो है उसमें 1 लाख से आसपास ही रह गया। तो लेकिन यहाँ है कि सीट की संख्या भी कम है, जो कि 55 है। तो 55 एक कम संख्या है। 55 सीट के लिए 1 लाख लोग हैं तो अमूमन, और पेपर भी टफ है। तो ऐसी स्थिति में स्कोर थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन चूँकि लोग कम हैं तो स्कोर हाई जाएगा, नेचुरल है। लेकिन पेपर टफ है तो थोड़ा सा स्कोर लो जाएगा। तो दोनों का एवरेज करने पर आपका स्कोर एक लेवल पे आके रुकेगा, जो मैंने हर एक वर्ग के लिए अलग अलग सोच के बनाया है। तो आइए पहले कट ऑफ पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है। जैसे एक सवाल सिंपल सा पूछा कि गोवध किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था। तो यह 1955 में, इसका आंसर होगा 1955। तो जिन्होंने 55 मारा, देखने में ये लग रहा है कि 48 49, यदि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है तो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इस फैक्ट को आप जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है। उसी तरीके से इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा। तो 2 बार बिहार का राज्यपाल, इसमें AR किदवई जो पहला ही नाम है वो 2 बार रहे हैं। तो ये सवाल आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये टफनेस के श्रेणी में है। उसी तरीके से बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर, तो काफ़ी लोगों ने प्रश्न तैयार किया, लेकिन ग्रामीण साक्षरता में महिला पुरुष साक्षरता तो लोग तैयार करते हैं, लेकिन ग्रामीण साक्षरता पर उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो रूरल और अर्बन लिटरेसी का डिवाइड इस बार महत्वपूर्ण था, चूँकि इस पर काम हो रहा है, और यह इसका आंसर हो जाएगा 43.9%। तो यह जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है। तो यह आसान सवाल नहीं है, यह भी मैंने टफ सवाल की श्रेणी में ही इसको रखा है। उसी तरीके से मोडवेट पर सवाल आया था कि मोडवेट कब क्या है, किस तरह का कर है। तो उत्पाद कर तो एक एवरेज लेवल का सवाल है। ठीक है। जैसे एक सवाल आया कि विच कमिटी रिकमेंडेड इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ILAF, यानी कि ILF का सुझाव किसने दिया, जिसको कि चल समायोजन सुविधा कहते हैं, चल निधि समायोजन सुविधा। ठीक है। तो यह नरसिम्हन समिति, मैंने बताया था बैंकिंग में जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उसमें नरसिम्हन समिति का काफ़ी बड़ा योगदान था, और यह नरसिम्हन समिति से डायरेक्ट सवाल है, जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। तो इस तरह के सवाल आए हैं। आय की असमानता कैसे मापी जाती है, यह एक अच्छा सवाल है। आय की असमानता मापने के लिए गिनी लॉरेंज वक्र का सहारा लिया जाता है, जो कि जिन लोगों ने किया है वो बेहतर है, लेकिन सबके ऐसे सवाल सही नहीं होते। अब देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है कि कालानुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। अब इसमें मुस्लिम उद्धार दिवस, यदि इंग्लिश में देखेंगे तो मुस्लिम डिलीवरेंस डे। ठीक है। तो यह 22 दिसंबर 39। अब 1939 की 2 घटनाएं हैं। एक कांग्रेस मंत्रालय को तो सब जानते हैं 39 में हुआ था, मंत्रालय से इस्तीफा, लेकिन वह 29 अक्टूबर को है, और एक 22 दिसंबर को है। यानी कि मुस्लिम उद्धार 22 दिसंबर को और कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा 29 अक्टूबर को। और डायरेक्ट एक्शन डे तो सब लोग जानते हैं कि वो 46 की घटना है, 16 अगस्त की घटना है, तो वह आखिरी हो जाएगी। तो यदि आप, और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 सभी जानते हैं। तो इस तरीके से 39 की 2 घटनाएं, और यदि आप कोड से मिलाएंगे तो यह पहला कोड आपका सही होता हुआ प्रतीत होता है, 3142। जिन्होंने उसको आंसर किया वो सही है। दूसरा इसी तरह का एक सवाल है, डेक्कन दंगे। तो 1875, ये तो मैंने कई बार क्लास में बताया कि 1875 में दक्कन में विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 सब लोग जानते हैं,
60 में है। और पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ जो हुआ था यह 1900 का मामला है, 1900 का मामला है। तो यदि उसके हिसाब से देखेंगे तो सी आंसर आपका सही बैठता है। तो यह 2 सवाल काफ़ी अच्छे हैं। और इतिहास में मैं बार बार कहता हूँ कि इतिहास में जो सवाल पूछता है वह क्रम से पूछता है। तो लोग कहते हैं डेट क्यों याद करें, इतिहास इज ऑल अबाउट डेट्स। आपको डेट याद नहीं करना है, लेकिन कंसेप्ट होगा तभी ना पता चलेगा कौन पहले हुआ कौन बाद में, अकबर पहले आया कि औरंगजेब पहले आया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। जो आदमी हल्के में इन्हें लेंगे उनसे यह नहीं बनेगा। इट्स ए टफ क्वेश्चन। ठीक है, घबराए नहीं, स्कोर काफ़ी ऊपर नहीं जाने वाला है। उलगुलान जैसे सवाल आसान हैं, बिरसा मुंडा वाला जो सवाल पूछा है, लेकिन ऐसे कम सवाल हैं जो कि इतने आसान हैं। ठीक है, यदि आप मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स में आप देखिए एक सवाल है कि NCN = NC8, तो n का मान क्या है। तो इसमें n का मान यदि कैलकुलेशन करेंगे आप तो फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसमें 17 आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे सवाल साइंस में हैं जो कि देखने में आपको लगता है कि काफ़ी आसान है, लेकिन आप यदि उसके माइन्यूटली जाएंगे तो बहुत आसान नहीं है। जैसे कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति, तो बिल्लियां हमसे काफ़ी ज़्यादा सुन सकती हैं, हम जानते नहीं कितना ज़्यादा सुन सकती हैं ये नहीं पता है। तो इसमें यदि गेस करना होता तो जो सबसे ज़्यादा है उसको गेस कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 100 किलोहर्ट्ज़ है और यह जो है 64,000 तक वो सुनती हैं, यानी कि 64 किलोहर्ट्ज़ जिसमें आंसर है वो सही होना चाहिए। इनका मैक्सिमम कैपेसिटी 64,000 तक जाता है और ह्यूमन कैपेसिटी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक है। तो 20 से 20,000 तो नहीं होगा। सी आंसर 45 to 64,000 यह बहुत हद तक सही। जैसे कि एक सवाल पूछा कि 1 जेप्टो = तो जेप्टो तब कहते हैं जब उसमें -21 का पावर होता है। जेप्टो इज -21। ठीक है, तो -21 जिनने मारा उनका सही है। ठीक है, पेंडुलम वाला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल था, जो नहीं भी जानता है लॉजिकल है तो कर सकता है उसका आंसर। जैसे पेंडुलम के कितना होता है, तो 1 सेकेंड में वो जाता है और 1 सेकेंड में आता है, तो दोलन काल उसका 2 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो पेंडुलम का आंसर हो जाएगा। जिसने भी 2 सेकेंड मारा है वो सही आंसर होगा। इस तरीके के कई सवाल हैं, मैं आप इसके एक एक सवाल का सही जवाब आप सबको बता दूंगा। जैसे कि एक सवाल आया करंट नेचर का कि बिहार से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, तो अशोक कुमार इसका बहुत ये मैंने एक बार बताया था लेस नोन फैक्ट्स में, तो ये लेस नोन फैक्ट्स है। बिहार से दादा साहब फाल्के पुरस्कार अशोक कुमार। ठीक है, एक सवाल आया नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये राजगीर में हुआ था धम्म सम्मेलन। कई लोगों ने गया या कुछ और मारा, लेकिन ये राजगीर में। मैग्सेसे अवार्ड एक आसान सवाल था जो रवीश कुमार को मिला, वो सही आंसर है आप लोग का, कई लोगों ने लिखा। मैंने यह भी कहा था कि कई सवाल रिपीट करेंगे आप लोग, पिछला जो पेपर दे के आए हैं उसमें से ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको पैरा ओलंपिक का मेडल रिपीट कर दिया 19, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को उलट के पूछ दिया, तो वह भी आप लोगों ने सही किया होगा, आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष भी आसान सवालों के दायरे में है, क्वाड आसान सवाल है, लेकिन ऐसे कई और सवाल हैं जैसे कि आसान सवाल में डिवाइडेड इंडिया, तृतीय बौद्ध समय, तो ये सब आसान BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ सवालों को रिपीट करता है, वैसे सवाल है। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन का, तो ये सारे सवाल अच्छे सवाल की श्रेणी में हैं। और इन्हीं सवालों के आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला है कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो चूँकि आप सबका ध्यान उसी पर ज़्यादा है, कितना पर होगा कितना पर नहीं होगा, सर क्या बताएंगे, तो आइए हम सवाल का एक सवाल का जवाब आपको 1-8 घंटे में हम दे देंगे। लेकिन उसके पहले हम कट ऑफ के बारे में आपको बताते हैं कि जिन सवालों को मैंने देखा, इनके टफनेस को देखा, नंबर ऑफ़ सीट्स को देखा जो कि 55 है, और नंबर ऑफ़ अपीयरेंस को भी देखा। तो इन सारी चीज़ों को यदि आकलन में लेते हैं तो जनरल मेल, चूँकि सीटें काफ़ी कम हैं, तो जनरल मेल का स्कोर किसी भी सूरत में, यदि आपने एक्यूरेट, देखिए अब ये जो हम 100 लिख रहे हैं तो ये नहीं कि सर हमने बनाया मिलाया उसमें 100 आ गया, दैट इज़ एक्यूरेट 100। किसी भी सोर्स से BPSC जब इसको आंसर निकालेगा वहाँ जाके आपका 100 बैठना चाहिए। ये तब होगा जब आपका अपने सोर्स से 105, 107, 108 आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ही EWS मेल की बात करेंगे तो 95 में उनका निश्चित हो जाएगा, लेकिन वो 95 उनका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, जनरल फीमेल की बात करें तो 92 पे हो जाएगा जनरल फीमेल की, लेकिन वही EWS फीमेल होगी तो उनका 88 पर भी हो सकता है, 87 पर भी हो सकता है,
लेकिन तब है कि यह एकदम एक्यूरेट उनका बीपीएससी से मैच करना चाहिए उनके आंसर से, और ये तब होगा जब आप इससे 1-2 ऊपर रहेंगे। ठीक है। एससी मेल 91, एससी फीमेल 81, ईबीसी मेल 93, ठीक है, ईबीसी फीमेल 86 और बीसी मेल 96, बीसी फीमेल 89, और फिजिकली हैंडीकैप में देखेंगे तो 85 से लेकर 90 तक है। यदि ब्लाइंड लोगों की बात की जाए तो 85, यदि डीफ एंड डम की बात करें तो 84, और मोटर वाले जो समस्याएं जिन लोगों के साथ होती हैं, जो दिव्यांगों के साथ, वो 91 तक जा सकते हैं, और फ्रीडम फाइटर्स के जो वार्ड हैं उनका 90 तक जा सकता है। मैंने काफ़ी ध्यान से इसको एनालाइज करने के बाद यह निकाला है, और इसमें यदि करेक्शन की संभावना है तो 1 या 2 क्वेश्चन की है। बहुत मुश्किल परिस्थिति में 1-2 नीचे भी आ सकता है, और ऊपर भी जा सकता है। बहुत मुश्किल परिस्थिति में 1-2 ऊपर भी जा सकता है, और अच्छी परिस्थिति में 1-2 नीचे भी आ सकता है। यदि आपका इतना है तो आप मेंस की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए, और आपका जो भी विषय है उसको और जीएस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यह एक संकेत है कि आप लग जाइए। और चूँकि आपको 67 पीटी भी फिर से देना है, कई लोग 68 की तैयारी में लग जाओगे, तो पीटी और मेंस का एक बेहतर बैलेंस बनाकर तैयारी करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।